नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 15वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामाजिक विज्ञान, जिसे आप लोग एसएसटी के नाम से जानते हो। और आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो भारत में राजपूत काल के बारे में जानेंगे। और आज का भी जो क्लास रहेगा वो थ्योरी क्लास रहेगा, ठीक है। आप लोगों का 12, 13 और 14 ये तीनों जो क्लास था ना, आप लोगों का थ्योरी क्लास लिया था। और आज का जो क्लास है 15वां वो भी थ्योरी क्लास है। उसके बाद जब आप लोगों का नेक्स्ट क्लास लाऊंगा ना, तो इन तीनों जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाए थे, इन तीनों का ना आप लोगों का जो एमसीक्यू सीरीज है वो भी लेकर के आऊँगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ना हम लोग ना धीरे धीरे करके इस महीने तक की ना आधा से ज़्यादा हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, जो हिस्ट्री का मेन टॉपिक है उसको। और उसके बाद ना एक दो क्लास और आने के बाद आप लोगों का जो संविधान का जो पार्ट रहेगा ना उसको भी मैं शुरू करूँगा, ठीक है। केवल हम लोग ना क्या करेंगे, हिस्ट्री तक ही सीमित नहीं रहेंगे। हिस्ट्री के बाद जो संविधान मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि आप लोगों का इतिहास का पार्ट, उसके अलावा भूगोल का पार्ट और उसके अलावा जो संविधान का जो पार्ट है ना, तो तीनों पार्ट को हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आप लोगों का ना कम से कम ना दिल्ली सल्तनत तक की आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊंगा। जो 1206 ईस्वी में ना वो जो दिल्ली सल्तनत आया है उसको पढ़ाऊंगा। और उसके बाद फिर हम लोग ना संविधान का जो प्रमुख प्रमुख जो टॉपिक है ना, तो 8-10 क्लास कम से कम उसको भी आधा करेंगे। और उसके बाद फिर आप लोगों का भूगोल का भी आधा करेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को ट्राई करूंगा कि ये जो जनवरी तक की ना आप लोगों को, जनवरी के हाफ डे तक की, ठीक है, आप लोगों का जितना भी इसमें टॉपिक है ना, अधिकतम जो टॉपिक है उसको कवर कर दूं, जो सोशल साइंस का है उसको। तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है। और जो मैं नोट करने के लिए बोलूँगा उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को नोट करते हुए भी चलना है, ताकि आप लोगों का शॉर्ट नोट्स भी बन सके और एक हफ्ता पहले बढ़िया से आप लोग रिविज़न कर पाओ जो विशेष विशेष तथ्य है उसको। क्योंकि आप लोगों का जो सामाजिक विज्ञान का विषय है, जब तक आप लोग रिवीजन अच्छे से नहीं करोगे एग्जाम से एक हफ्ते पहले, मुश्किल हो जाएगा। वरना आप लोगों ने हमेशा आप लोगों ने सुना होगा कि आगे पाठ पीछे सपाट, मतलब आप लोग आगे तो पढ़ते जा रहे हो लेकिन दोबारा उसका रिवीजन करते हुए नहीं जा रहे हो ना, तो आगे को पढ़ रहे हो पीछे को भूल रहे हो। ऐसा आप लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ना मैं जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है उसको आप लोगों को हमेशा नोट करने के लिए बोलता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों का जो बाल विकास का क्लास है वो मैं अपने एक और चैनल धीवर एकेडमी पर चला रहा हूँ, ठीक है। तो नहीं देखे होंगे तो उसको भी सर्च कर लीजिए, जा करके देखिए। बहुत सारा क्लास आप लोगों का लगभग 30 से 35 क्लास ले चुका हूँ उसमें भी। तो आप लोगों को ना अगर सीडीपी का बेहतर तरीके से आप लोगों को तैयारी करना है ना, तो उसका भी क्लास मैं चला रहा हूँ, उसको भी जा करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और अच्छे से उसका भी तैयारी कर लीजिए। अभी फिलहाल के लिए टॉपिक वाइज मैं आप लोगों का मैराथन क्लास चला रहा हूँ धीवर एकेडमी में, तो उसको भी जा करके देख लीजिए और बढ़िया सा अपना तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा सीधा हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है उसको देख लो, भारत में राजपूत काल। तो भारत में जो राजपूत काल का जो सन रहेगा ना वो 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक की चलेगा, ठीक है। और 1200 के बाद जो दिल्ली सल्तनत है ना वो स्टार्ट होता है। और दिल्ली सल्तनत के समकालीन ये भी जाते जाएगा जो राजपूत काल है वो, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा और जो जो नोट करने के लिए बोलूँगा उसे आप लोग केवल नोट करिएगा। जो इंपॉर्टेंट है केवल वही मैं बताऊँगा आप लोगों को। चलिए सबसे पहले सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष का कोई अंतिम परिणाम सामने नहीं आया। अंततः गुर्जर प्रतिहार वंश के पतन के उपरांत उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आए, जिन्हें राजपूत राज्य कहा गया। प्रमुख राज्यों का विवरण इस प्रकार है। तो राजपूत काल में कौन कौन सा अलग अलग वंश आएगा इसके बारे में जानेंगे। सबसे फर्स्ट को देखो, सोलंकी वंश। तो सोलंकी वंश के संस्थापक कौन है, तो मूलराज फर्स्ट है। कौन, तो मूलराज फर्स्ट जो है वो सोलंकी वंश के संस्थापक है। और 1942 से लेकर के 1995 ईस्वी तक की सोलंकी वंश रहेगा। आप लोगों को मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, कोई भी अगर आप लोग वंश पढ़ोगे ना तो उसके सबसे पहले संस्थापक का नाम को याद रखना है। और उसके अलावा उसके जो अंतिम शासक है, इन दोनों में से ही प्रश्न पूछा जाता है। संस्थापक कौन था, कोई भी वंश का रहे चाहे, और अंतिम शासक कौन था, कोई भी वंश का रहे, तो इन दोनों को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो ऐसे चीज़ों को नोट करके आप लोगों को रखना है, ठीक है। उसके बाद सोलंकी वंश का राजधानी क्या था, अहिलवाड़ा था। और वो जो अहिलवाड़ा है वो गुजरात में था। राजधानी कौन सा था सोलंकी वंश का, तो अहिलवाड़ा था। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा प्रमुख शासक कौन कौन था, तो मूलराज प्रथम था, भीम प्रथम था, जयसिंह था, मूलराज द्वितीय और भीम द्वितीय। तो ये सोलंकी वंश के जो प्रमुख शासक है वो है। उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए, सोलंकी वंश के शासक जैन धर्म के पोषक व रक्षक थे। तो आप लोगों को ये नोट करके रख लेना है, जो सोलंकी वंश है ना वो जैन धर्म के ना पोषक और संरक्षक थे, ये आप लोगों को याद रख लेना है। और केवल ना
आप लोग ये जो संस्थापक है सोलंकी वंश के, तो उसे नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। बस इतना ही आप लोगों को इसमें करना है। उसके अलावा प्रसिद्ध शासक मूलराज द्वितीय था। कौन? तो सोलंकी वंश के प्रसिद्ध जो शासक था वो मूलराज द्वितीय था। मूलराज द्वितीय के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। मूलराज द्वितीय ने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को आबू पर्वत के निकट पराजित किया। आप लोगों को पता होगा ना मोहम्मद गोरी के बारे में, कि जो मोहम्मद गोरी है वो भारत पे आक्रमण करेगा, देखना आगे चल के। तो देखो मूलराज द्वितीय जो थे वो 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को आबू पर्वत के निकट पराजित कर दिया। तो ये आप लोगों को याद रखना है। सेकंड को पढ़िए। मूलराज द्वितीय भीमसेन द्वितीय को 1178 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पराजित किया। तो ये जो मूलराज द्वितीय है और भीम द्वितीय, इन दोनों को 1178 ईस्वी में ना कुतुबुद्दीन ऐबक ने पराजित कर दिया था। तो ये भी चीज़ आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा नोट करके दिया है, उसको पढ़िए। मूलराज द्वितीय ने पृथ्वीराज चौहान को भी पराजित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। मूलराज द्वितीय ने पृथ्वीराज द्वितीय को क्या कर दिया था? तो पराजित कर दिया गया था। नेक्स्ट को पढ़िए। मोढेरा में बड़ौद के निकट सूर्य मंदिर का निर्माण इस वंश के काल में वास्तुपाल और तेजपाल ने करवाया। तो मोढेरा में जो बड़ौद के निकट सूर्य मंदिर का निर्माण जो है वो इसी वंश के काल में वास्तुपाल और तेजपाल ने करवाया था। तो ये चीज़ आप लोग चाहो तो नोट करके रख लीजिएगा इसको, ठीक है। आप लोगों को ना अच्छे से जब दिल्ली सल्तनत पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें आप लोगों को ना सारा चीज़ का डिटेल से बताऊंगा कि कौन सा युद्ध हुआ था, कैसा युद्ध हुआ था, कौन राज प्रमुख है, तो उसमें आप लोगों को और अच्छे से बताऊंगा। उसके बाद दिल्ली के चौहान वंश के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो दिल्ली के चौहान वंश की राजधानी क्या था? तो अजमेर था। क्या? तो अजमेर जो था ना वो दिल्ली के चौहान वंश का क्या था? राजधानी था। अजय पाल ने स्थापित किया। क्या? तो दिल्ली के चौहान वंश की राजधानी को किसने स्थापित किया? तो अजय पाल ने स्थापित किया। प्रारंभिक राजधानी क्या था? तो अहिछत्र था। क्या? तो अहिछत्र जो था वो दिल्ली के चौहान वंश के ना प्रारंभिक राजधानी था, लेकिन बाद में उसको परिवर्तित करके अजमेर रख दिया गया, ठीक है। प्रसिद्ध शासक कौन था दिल्ली के चौहान वंश का? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में आप लोग जानते हो ना, जिसका शासनकाल जो था वो 1178 से लेकर के 1192 था। आप लोगों को ये भी पता होगा ना कि 1191 और 92 में तराइन का युद्ध हुआ था, पढ़ा होगा आप लोगों ने। उसके बाद नेक्स्ट को पढ़िए। दिल्ली को राजधानी बनाया। तो दिल्ली को राजधानी किसने बनाया? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था, ठीक है। उसके अलावा दरबारी कवि। तो पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि कौन था? तो चंद बरदाई था। रचना क्या था? तो पृथ्वीराज रासो। आप लोगों ने फेमस ये जो बुक है उसको पढ़े होंगे, मतलब सुने होंगे उसके नाम को। तो उसके राइटर कौन है? तो चंद बरदाई है। तो आप लोगों को नोट करके रखना है दो चीज़ें। पहला, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने क्या किया था? दिल्ली को राजधानी बनाया था। उसके अलावा ये जो पृथ्वीराज रासो है इसके रचनाकार कौन है? तो चंद्र बरदाई है। ये आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। और फेमस जो युद्ध है इसके शासनकाल में वो तराइन का युद्ध था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 को हुआ था। कब? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 को हुआ था। पृथ्वीराज चौहान विरुद्ध मोहम्मद गोरी। क्या? तो पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी के बीच 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। विजय कौन हुआ था? तो सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान की विजय हुआ था। ये जो प्रथम तराइन का युद्ध 1191 में हुआ था, इसको आप लोगों को इसमें क्या क्या नोट करना है? सबसे पहला, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, ये नोट करना है। किसके किसके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। विजय कौन हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान जो है वो विजय हुआ था प्रथम युद्ध में। उसके अलावा नोट करके दिया है, उसको पढ़िए। बिजौलिया शिलालेख में चौहानों की पूरी वंशावली मिलती है। तो ये बिजौलिया जो शिलालेख है उसमें चौहानों की जो पूरी वंशावली है उसकी जानकारी मिलता है। तो ये आप लोगों को नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एक साल जस्ट बाद 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? तो सेम दोनों के बीच होगा, पृथ्वीराज चौहान के बीच और मोहम्मद गोरी के बीच फिर से तराइन का द्वितीय युद्ध होगा। इसमें कौन विजयी होगा? तो इसमें मोहम्मद गोरी विजयी होगा दूसरा बार। पहला बार कौन विजय हुआ था? पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था, लेकिन इसको छोड़ दिया था किसको? मोहम्मद गोरी को। और मोहम्मद गोरी जो है वो द्वितीय तराइन का युद्ध हुआ तो उसमें विजय हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों युद्ध के सन को किसके किसके बीच हुआ था और कौन विजय हुआ था, इन दोनों को आप लोगों को नोट करके रख लेना है, ठीक है। एक को विशेष करके पढ़ोगे ना तो दूसरा इजीली आप लोगों को याद हो जाएगा, क्योंकि तराइन का प्रथम युद्ध बोल लो तो पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था, दूसरा में पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार गया था, ठीक है। बस ऐसे पढ़ लो तो दोनों इजीली आप लोगों को याद हो जाएगा। और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, द्वितीय युद्ध 1192
93 ईस्वी में। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा वो परमार वंश के बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा सा। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो उपेंद्र कृष्ण राज था। नेक्स्ट राजधानी कौन सा था? तो उज्जैन था। क्या? बाद में धार को रख दिया गया, लेकिन प्रारंभिक जो राजधानी था वो उज्जैन था। नेक्स्ट को पढ़िए विशेष, इसमें मालवा के परमार शासक अवंती के राजा के रूप में जाने जाते हैं। तो आप लोगों की ये जो परमार वंश है ना, उसके केवल संस्थापक जो है उसके नाम को याद रख लेना है। उपेंद्र कृष्ण राज का जो नाम है उसको केवल आप लोगों को याद रखना है। परमार वंश लिख लेना, संस्थापक उपेंद्र कृष्ण राज, बस इतना आप लोग लिख लेना। ठीक है, और थोड़ा सा और लिखना चाहो तो राजधानी उज्जैन बस लिख लेना बस। चलिए, उसके बाद कलचुरी वंश के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले कलचुरी वंश का जो संस्थापक कौन था? कोकल्ल प्रथम था। कब इसका स्थापना किया था? तो 845 ईस्वी में किया था। ठीक है, राजधानी क्या था? तो त्रिपुरी, जबलपुर। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को केवल एक चीज नोट करके रख लेना है, कलचुरी वंश के संस्थापक कौन था? तो कोकल्ल प्रथम कलचुरी वंश के संस्थापक थे, केवल इतना नोट कर लेना। और एक्स्ट्रा नोट करना चाहो तो उसकी राजधानी को कर लेना, लेकिन आप लोग ना अधिकतर उसके जो संस्थापक के नाम है उसको याद रख लेना या नोट करके रख लेना, अधिकतर यही ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए, उसके बाद ना गंग वंश के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। संस्थापक कौन है गंग वंश का? तो इंद्रवर्मा प्रथम था। क्या? तो इंद्रवर्मा प्रथम जो है वो गंग वंश के संस्थापक था। क्षेत्र कौन सा था? तो ओडिशा जो है ना वो क्षेत्र था। प्रमुख शासक कौन था गंग वंश का? तो पहला अनंत वर्मन चोडगंग था। क्या? तो अनंत वर्मन चोडगंग जो है वो प्रथम इसका क्या था? प्रमुख शासक था। इसने पुरी के जगन्नाथ मंदिर नागर शैली का निर्माण करवाया। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गंग वंश ने किसका निर्माण करवाया था? तो गंग वंश के जो प्रमुख शासक है अनंत वर्मन। क्या? तो अनंत वर्मन जो है उन्होंने जगन्नाथ मंदिर जो उड़ीसा में फेमस है ना, तो आप लोगों को इसे नोट करके रखना है। अनंत वर्मन चोडगंग जो है पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जो नागर शैली में है। तो आप लोगों को नोट करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जगन्नाथ मंदिर। आप लोग गए भी होंगे वहाँ पर, नहीं गए होंगे तो सुने बहुत होंगे, है ना, कि जो उड़ीसा में जो जगन्नाथ मंदिर है उसके बारे में। उसके अलावा दूसरा को ध्यान से पढ़िए, नरसिंह वर्मन चोडगंग कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों को नोट करके रखना है। कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है ना, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि इस प्रकार से चक्र टाइप से बना हुआ है और इसमें अलग अलग 7 जो डंडियाँ दिया गया है, और इसे समय का पैमाना भी माना जाता है ना, पहले घड़ी नहीं था तो इसी को ना 7 जो टाइम था ना उस प्रकार से माना गया है। आप लोगों को पता भी होगा इसके बारे में। तो आप लोगों को खास तौर से ये जो दोनों जो राजाओं के नाम है ना उसे आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अनंत वर्मन चोडगंग के बारे में जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया नागर शैली में। उसके अलावा नरसिंह वर्मन चोडगंग जिन्होंने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। तो इन दोनों के राजाओं को नाम के को ना याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, उसके अलावा नोट करके दिया है उसको पढ़िए, कलिंगराज मंदिर नागर शैली भुवनेश्वर में है। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके अलावा नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए, जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ सुभद्रा व बलभद्र की मूर्ति लकड़ी की बनी है। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है। ठीक है, उस नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप लोगों को नोट करके रखना है, आज की इस क्लास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खास तौर से गंग वंश वाले। ठीक है, अब आप लोगों के मन में एक सवाल ये आ सकता है कि सर ये नागर शैली क्या होता है? उसके अलावा द्रविड़ शैली आप लोगों ने पढ़ा होगा। नागर शैली का जो मतलब होता है ना, वो उत्तर भारत के सबसे ज़्यादा जो मंदिर बने होते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नागर शैली बोलेंगे। और इसकी पहचान क्या है ये अगर आप लोगों को बताओ ना, तो नागर शैली का जो मंदिर आप लोगों को मिलेगा, जो मेन एक आप लोगों का मेन इस प्रकार से एक मंदिर होगा जो ना इस प्रकार से जो उसमें गुम्बद टाइप से बना हुआ होता है, उसके बाद इस प्रकार से बना हुआ होता है। उसके अलावा इस प्रकार से उसका एक छोटा मंदिर होगा, फिर से एक छोटा मंदिर होगा, और इस प्रकार से आप लोगों को एक परिसर मिलेगा जो स्ट्रक्चर है वो। सबसे पहला जो गर्भगृह में जो मेन भगवान रहेगा ना, वो क्या रहेगा? ये उत्तर भारत की जो शैली है उसे आप लोगों को याद रखना है, नागर शैली को। ठीक है, और आप लोगों को ना भगवान राम का भी मंदिर बना है अयोध्या में, देखे होंगे ना, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नागर शैली का। जो उसमें सबसे पहला आप लोगों का एक छोटा मंदिर मिलेगा इसमें, उसके
उसके बाद आगे में एक और आप लोगों को गुम्बद टाइप से मंदिर मिलेगा और मेन जो गर्भगृह वाला मंदिर रहेगा वो, और उसका ये वाला हिस्सा पंडाल कहलाता है, आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर आप लोगों को मिलेगा ना, वो नागर शैली का पहचान है, ये आप लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा द्रविड़ शैली के बारे में बात करूँ ना, तो उसमें केवल इस प्रकार का एक आप लोगों का क्या मिलेगा, मंदिर मिलेगा, और उसके अलावा इस प्रकार से आप लोगों को पंडाल मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर सीढ़ी वगैरह जो चढ़ने का रहेगा वो रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से फ्लैट वाला स्ट्रक्चर रहेगा और सिंगल इसमें मंदिर रहेगा, वो द्रविड़ शैली की पहचान है। और आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा ना दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली पाया जाता है, और मंदिर जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा होता है। स्ट्रक्चर देखोगे तो इस प्रकार से ना बड़ा ऊंचा रहता है। जैसे आप लोगों ने दक्षिण भारत का मूवी देखा होगा ना, साउथ का, तो उसमें जो मंदिर देखे होंगे ना अलग अलग, है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा रहता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर होगा ना उसे द्रविड़ शैली कहेंगे। दोनों को आप लोगों को अंतर को याद रखना है, ठीक है। इसमें आप लोगों को अधिकतर गुंबद टाइप से देखने को मिलेंगे, है ना, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और इसके ना अलग अलग भाग को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसमें जो शुरुआती जो इस ये वाला जो भाग है ना उसे मंडप कहा जाता है, ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर जो आप लोगों को एक गुंबद टाइप से मिलेगा ना उसको शिखर कहा जाता है। उसके अलावा ये वाला जो हिस्सा रहेगा उसको विमान कहा जाता है। तो ऐसे अलग अलग जो रहेगा ना उसको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो ना जो भी देवता विराजमान होंगे, जो भगवान, उसको गर्भगृह कहा जाता है, ये वाला जो अंदर वाला हिस्सा होगा उसको। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। और इन दोनों मंदिर में मतलब नागर शैली और द्रविड़ शैली में आप लोगों को एक बात याद रखना है, नागर शैली का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस प्रकार से रहेगा, ठीक है, अलग अलग छोटा छोटा शिखर फिर सबसे बड़ा शिखर, है ना। तो नागर शैली में खास तौर से आप लोगों को ये याद रखना है, ये उत्तर भारत की पहचान है। उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा इस प्रकार के जो मंदिर है वो देखने को मिलेंगे, लेकिन दक्षिण भारत में आप लोगों को द्रविड़ शैली देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर को आप लोगों को याद रखना है, तभी इजी तरीके से आप लोग समझ पाओगे। और उसका इमेज भी मैं आप लोगों को डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग और अच्छे से देख लीजिएगा इसके अंतर को भी आप लोग, ठीक है। चलिए उसके बाद ना सेन वंश के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलिएगा। सेन वंश के संस्थापक कौन है, तो सामंत सेन है। कौन, तो सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन है। प्रमुख शासक कौन है, तो लक्ष्मण सेन है। और प्रमुख दरबारी कवि कौन था, तो दरबारी कवि जो था वो जयदेव था। और जयदेव की रचना क्या था, तो गीत गोविंद इसकी रचना था। तो ये आप लोगों को केवल याद रखना है। चंदेल वंश के बारे में थोड़ा सा जान लो। चंदेल वंश के संस्थापक कौन है, तो नन्नुक है। कौन, तो नन्नुक जो है ना वो चंदेल वंश के संस्थापक है। चंदेल वंश की राजधानी क्या था, तो कलिंजर था। क्या, तो कलिंजर या मोहबा कहलाता है। उसके अलावा प्रमुख शासन कौन था, तो यशोवर्मन था। कौन, तो यशोवर्मन जो है वो चंदेल वंश के प्रमुख शासक है। और इन्होंने क्या निर्माण करवाया था, कौन सी मंदिर का निर्माण करवाया था, तो ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले चतुर्भुज मंदिर, उसके अलावा दूसरा को ध्यान से पढ़िए, खजुराहो में खरजूरवाहक मंदिर विष्णु मंदिर। तीसरा कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, नोट करके दिया है उसको पढ़िए। खजुराहो मंदिर हिंदू और जैन दोनों धर्म से संबंधित है। तो केवल एक बार इसको आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। चलिए उसके बाद चंदेल वंश का जो दूसरा शासक था वो धंगदेव था। तो धंगदेव ने राजधानी कौन सा स्थापित किया था, अपना कलिंजर पर अधिकार करके उसे अपना राजधानी करवाया। तो कलिंजर पर क्या किया, अधिकार करके कलिंजर को अपनी राजधानी बनाया। उपाधि कौन सा धारण किया था, महाराज धीराज की उपाधि धारण किया था धंगदेव जो है वो। तो ये आप लोगों को नोट करना है, ठीक है। निर्माण खजुराहो मंदिर, तो खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट को पढ़िए, इसे चंदेलों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो चंदेल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो धंगदेव को माना जाता था। ये आप लोगों को नोट कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा तीसरा चंदेल वंश का जो शासक था वो विद्याधर था। तो विद्याधर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की महमूद गजनवी के समक्ष बिना युद्ध के आत्मसमर्पण कर देने के कारण हत्या कर दिया। नेक्स्ट को पढ़िए, इसने महमूद गजनवी से शांति समझौता किया। तो महमूद गजनवी से शांति समझौता किसने किया, तो विद्याधर जो शासक है चंदेल वंश के, तो उन्होंने कर लिया। तो इतना चीज़ आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है, ठीक। चलिए उसके बाद लोहार वंश के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो ध्यान से पढ़िए लोहार वंश के बारे में। संस्थापक कौन था, तो संग्राम राज था। कौन, तो संग्राम राज जो है वो लोहार वंश का संस्थापक था। 1003 से 1028 ईस्वी तक की। प्रसिद्ध शासक कौन था लोहार वंश का, तो सबसे पहला हर्ष जो था वो प्रसिद्ध शासक था लोहार वंश का। हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता था। क्या, तो हर्ष को कश्मीर का
क्या कहा जाता था, नीरो कहा जाता था। दरबारी कवि कौन था, तो कल्हड़ था। कल्हड़ को आप लोगों को पता है ना, जिसकी फेमस जो रचना है वो राजतंगड़ी था और 12वीं सदी में ये फेमस था। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना। अलावा कल्हड़ का अन्य रचना क्या क्या है ये देखो, जोनरास था, श्रीवर था और शुक था। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो फेमस जो है ना वो राजतंगड़ी है, कल्हड़ का जो रचना है वो। तो केवल इसे आप लोगों को याद रखना है, कल्हड़ राजतंगड़ी रचना बस। ठीक है, नोट करके दिया है, इसको पढ़िए। जेलिका मंदिर ग्वालियर में स्थित है, तो जेलिका मंदिर कहाँ है, ग्वालियर में है। उसके बाद नेक्स्ट को पढ़िए, प्राचीन काल में भारत के बाहरी विश्व के साथ सांस्कृतिक संबंधों का प्रमुख कारण व्यापारिक संबंध था। तो ये आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो लास्ट जो वंश था उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोगों का जो राजपूत कालीन शासन था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले जानते हैं कारकोट वंश के बारे में। इस वंश के प्रतापी शासक ललितादित्य था। क्या, तो इस वंश के जो प्रतापी शासक था, कौन सा वंश का, तो कारकोट वंश का, तो वो ललितादित्य था। मुक्तपीड़ थे। क्या, तो मुक्तपीड़ जो था ना वो ललितादित्य थे, कारकोट वंश का। इसके दरबारी कवि भवभूति था। कौन, तो इसके जो दरबारी कवि थे वो भवभूति था, जिसकी रचना मालती माधव था। तो भवभूति की जो रचना था ना वो मालती माधव था। नोट करके दिया है, इसको पढ़िए। प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत संस्कृत साहित्य है। सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। मथुरा शैली में यक्षिणियों, योगिनियों और अप्सराओं की नारी मूर्ति को उकेरा गया है। सबसे फर्स्ट को पढ़िए, चंदेल वंश मोहबा, चौहान वंश अजमेर, तो ये राजधानी है उसका। ठीक है, चंदेल वंश का जो राजधानी है वो क्या था, तो मोहबा था। चौहान वंश का जो राजधानी वो क्या था, तो अजमेर था। परमार वंश का धार था। कलचुरी वंश का त्रिपुरी था। उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए, प्राचीन काल में भारत के बाहरी विश्व के साथ सांस्कृतिक संबंधों का प्रमुख कारण व्यापारिक संबंध था। ये मान के चलना आप लोग अगर कि भारत का जो व्यापार है वो दूसरे देशों से अगर होता था तो उसका जो मुख्य कारण था उसके संबंध का दूसरे देशों से, तो उसका जो कारण था वो व्यापारिक संबंध था। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन को ध्यान से पढ़िए। इतिहास के व्याख्यानों में सभी घटनाओं की सही तिथियां आवश्यक नहीं है। तो इसमें ना कोई कोई जो तिथियां है ना वो हो सकता है कि थोड़ा सा हेर फेर हो सकता है, लेकिन अधिकतर जो बुक में है ना वो ऑथेंटिक होता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी का है ना, तो एनसीईआरटी का ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। तो आप लोगों को ना केवल केवल इतने जो अलग अलग वंशों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ना, तो इसमें आप लोगों को केवल एक चीज़ नोट करना है। कोई भी वंश आप लोग पढ़ो, उस वंश के जो संस्थापक है उसको याद रखना है, और उसमें जो मुख्य मुख्य जो मंदिरों का निर्माण करवाया ना तो उसको याद रखना है, और अंतिम जो शासक है, केवल इतना इतिहास में आप लोगों को ज़्यादा पूछा जाता है। तो इतने चीज़ों को आप लोगों को इसमें याद रखना है। इसके बाद आप लोगों का जब नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा तो उसमें आप लोगों का जो दिल्ली सल्तनत है उसे आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊँगा, और उसको पढ़ा लेने के बाद ना आप लोगों का जो संविधान का जो पार्ट है उसको फिर मैं स्टार्ट करूँगा। कम से कम 10 से 12 क्लास उसका भी लूँगा, ताकि आप लोगों का उसमें भी अधिकतर जो हिस्सा है वो भी कवर हो सके। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊं तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।